हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो हमारी एक सीरीज चल रही है, आप सभी लोग जानते होंगे, सब होंगे पास सीरीज। तो सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, आज हमारा टॉपिक होने वाला है। सोशल साइंस को कुछ ही घंटों में हम लोग खत्म कर देंगे। अगर आपने बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा है, बिल्कुल जीरो लेवल पे आप लोग हो, पहली बार सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान उठा रहे हो क्लास 10th में, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम लोग आपको इतना करवा देंगे कि आप लोग पास हो जाओगे सोशल साइंस में। ठीक है। और हमारी कंप्लीट सीरीज चल रही है जहां पर हम लोग साइंस करवा रहे हैं, सोशल साइंस करवा रहे हैं, हिंदी इंग्लिश संस्कृत सब कुछ करवा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम सबके लिए करवा रहे हैं। ठीक है, तो जुड़े रहे हमारे साथ। यहाँ पर हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल रहे हैं आप लोगों के लिए, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए डाल रहे हैं, साथ में पूरा कोर्स चला रहे हैं जहां पर आपको पास करवा दिया जाएगा 1 से 2 दिनों में। मात्र 1 से 2 दिन लगेंगे और सारे सब्जेक्ट तैयार करवा देंगे आपके। इतनी पावर है, इतनी पावर है इस कोर्स में, क्योंकि हम लोग यहाँ पर फालतू की चीजें बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा टारगेट है कि वो क्वेश्चन करें जो कि आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, सबसे ज्यादा। और उतना इतना इजी लैंग्वेज, इतनी इजी लैंग्वेज में आपको करवा देंगे कि आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। आराम से सारे के सारे आंसर आपको याद करवा देंगे, ये हमारी गारंटी है। तो 3 नंबर और 4 नंबर के सबसे पहले हम लोग उठाने वाले हैं सोशल साइंस के क्वेश्चंस। तो 2023 का जो पेपर था वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि देखो 2023 का पेपर, 2022 का पेपर, सैंपल पेपर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं से आपका पेपर बनने वाला है 60 to 70%। तो अगर इतना भी हमने कर लिया अच्छे से, तो हमारे 70% तो कहीं नहीं गए, आपके आ रहे हैं। ओके। और हमारे साथ जुड़े रहो आप लोग, पूरे 100% की तैयारी करवा देंगे आपको। लेकिन अभी समय हमारे पास कम है, इसलिए हम लोग पहले उन बच्चों को टारगेट कर रहे हैं जिन्होंने अभी तक बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है, या फिर हल्का फुल्का पढ़ रखा है। तो 2023 का पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद 22 का करेंगे, फिर सैंपल पेपर करेंगे। तो देख लीजिए, 2023 में जो लास्ट क्वेश्चन था हमारा, वो था 23वां क्वेश्चन, जो कि मैप के ऊपर था। मैप, तो मैप हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, एक अलग से वीडियो आपके लिए बना देंगे जहां पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैप डिस्कस करेंगे। ओके। सो अब लोग हम ही लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 से, जिसमें आपसे पूछा गया है, इन विच टाइप ऑफ रॉक ग्रुप आर मिनरल्स फाउंड। ठीक है, इन विच टाइप ऑफ रॉक ग्रुप आर मिनरल्स फाउंड। अब देखो आप लोग, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए हमारे पास मटेरियल उपलब्ध है। तो देखिए हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग, खनिज किस प्रकार के चट्टान समूह में पाए जाते हैं। ठीक है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, आपसे इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि भैया किस प्रकार के रॉक्स में, किस प्रकार के रॉक मतलब चट्टानों के ग्रुप में मिनरल्स पाए जाते हैं। तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। ठीक है। अगर आप लोग कुछ भी याद नहीं करते हो, मात्र इनके नाम लिखकर भी आ जाते हो, तब भी आपको 1 नंबर दे दिया जाएगा। अगर ये 3 नंबर में आता है तो आपको 1 नंबर तो ऐसे ही मिल जाएगा। और अगर आपने इसके एग्जाम्पल याद कर लिए, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन और मार्बल, तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अगर आपने अच्छे से व्यवस्थित तरीके से इसको लिख दिया, तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है। और अगर ये 4 नंबर में आता है तो 4 नंबर मिल जाएंगे। तो इग्नियस जो हो गया, ये क्या होता है भैया, मेड फ्रॉम कूल्ड लावा। मेड फ्रॉम कूल्ड लावा। तो इस प्रकार की जो रॉक होती है वो किससे बनती है, लावा जो होता है हमारा, ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है ना, उसको जब ठंडा हो जाता है तो उससे मिलकर ये बनता है। सेडिमेंट्री क्या होता है, मेड फ्रॉम लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स। मेड फ्रॉम लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स। तो सेडिमेंट्स जो होते हैं जैसे कि सैंड हो गया, इसके अलावा मड हो गया, मड मतलब कीचड़ हो गया, ऑर्गेनिक मटेरियल जो हो गए, इनकी लेयर से मिलकर बनता है हमारा सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री किससे बनता है भैया, याद कर लो सभी लोग, मेड फ्रॉम लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स। और सेडिमेंट्स आपसे पूछे तो सेडिमेंट्स क्या बोलोगे कि भैया हमारी जो मिट्टी हो गई, ठीक है, इसके अलावा मड मतलब कीचड़ हो गया, ऑर्गेनिक मटेरियल हो गए, ये क्या है हमारे सेडिमेंट्स है। और सेडिमेंट से याद कर लेना कि सेडिमेंट्री, सेडिमेंट से क्या याद कर लोगे, सेडिमेंट्री। इसके अलावा मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक मार्बल एग्जांपल याद कर लो, मेटामॉर्फिक का मार्बल। मेटामॉर्फिक क्या होता है, मेड बाय चेंज्ड रॉक। जो रॉक, जो चट्टानें परिवर्तित हो जाती है, उनसे हम लोग क्या वो बनाते हैं, उनसे बनता है हमारा मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक का एग्जांपल मार्बल, क्या याद करोगे, मार्बल। तो याद हो गए सभी को, इग्नियस का एग्जांपल ग्रेनाइट, इग्नियस का एग्जांपल ग्रेनाइट, सेडिमेंट्री का एग्जांपल लाइमस्टोन, सेडिमेंट्री का एग्जांपल लाइमस्टोन, मेटामॉर्फिक का एग्जांपल मार्बल। हिंदी मीडियम वाले याद कर लेंगे ग्रेनाइट। इसके अलावा यहां पर आप लोग देखेंगे तो तलछटी, यहां पर तलछट की परतों जैसे रेत, मिट्टी और कार्बनिक पदार्थ से निर्मित। ठीक है, आप लोग भी लाइमस्टोन लिख सकते हो, चूना लिख सकते हो। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मार्बल को हिंदी में बोलते हैं संगमरमर।
ओके, सो इस तरीके से आप लोग भी अपना तैयार कर लेना आंसर। ठीक है, समझा दिया आपको किस तरीके से याद करना है। बहुत ईजी आंसर है और बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है ये। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 2022 के और में आया था, राइट 4 बेल्ट्स ऑफ आयरन और फाउंड इन इंडिया। तो राइट एनी 4 बेल्ट्स ऑफ आयरन और फाउंड इन इंडिया। भारत में पाई जाने वाली लौह अयस्क की 4 पेटियां लिखिए। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले दोनों ध्यान रखेंगे। इस क्वेश्चन में आपसे ये बोला जा रहा है कि कहां कहां पर आयरन पाया जाता है, कहां कहां पर आयरन पाया जाता है, उस एरिया मतलब उस बेल्ट को बताइए। तो उड़ीसा झारखंड, उड़ीसा और झारखंड बेल्ट में पाया जाता है। दूसरा क्या लिखोगे, दुर्ग बस्तर और चंद्रपुर बेल्ट में पाया जाता है। फिर बेलरी, चित्रदुर्ग और चिकमंगलूर बेल्ट में पाया जाता है। महाराष्ट्र गोवा बेल्ट में पाया जाता है। याद कैसे करेंगे, उड़ीसा झारखंड, उड़ीसा झारखंड ये एक एरिया हो गया। दुर्ग बस्तर चंद्रपुर, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर। बेलरी, चंद्रदुर्ग और चिकमंगलूर, बेलरी, चंद्रदुर्ग, चित्रदुर्ग और चिकमंगलूर, बेलरी, चित्रदुर्ग और चिकमंगलूर। उसके बाद महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। तो इसको आप लोग थोड़ा वीडियो को पॉज कर लेना और इसको याद कर लेना। हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों के लिए सेम ही है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, यहाँ पर चित्रदुर्ग लिखा हुआ है। ओके, अगर प्रोनाउंसिएशन में कोई प्रॉब्लम आई हो तो माफ करिएगा, लेकिन ये चित्रदुर्ग, चित्रदुर्ग लिखा हुआ है। ओके, चित्रदुर्ग। और ये चिकमंगलूर लिखा हुआ है। ओके, सो इसको आप लोग याद कर लेना। देखो बीबीसी, बीसीसी, सॉरी बीसीसी, ये बीसीसी, और ये डीसी, डीसी, ओजे, ओजे, एमजी, एमजी। इस तरीके से आप लोग ट्रिक भी बना सकते हो। आ रहा है समझ में? ओके, आगे बढ़ते हैं। राइट 4 रीजंस फॉर द राइज ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया। भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय होने के 4 कारण लिखिए। ठीक है, तो देखिए, राइज ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया कैसे हुआ था, नए हमारे राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ था, तो उसके आपको 4 पॉइंट लिखना है। बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है हमने। हियर आर 4 सिंपल रीजन फॉर द राइज ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया। यहां पर हमने, इसका मतलब ये होता है कि यहां पर हमने 4 पॉइंट बता दिए हैं जो कि नेशनलिज्म को, नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद कैसे बढ़ा था हमारे भारत में, कैसे आया, अंग्रेजों ने राज किया उसके बाद हमारा राष्ट्रवाद कैसे आया, तो उसके ऊपर हमको लिखना है 4 पॉइंट। तो कॉमन आइडेंटिटीज, पीपल फेल्ट आ शेयर्ड आइडेंटिटीज एज इंडियंस। तो देखो, सबसे पहले क्या हुआ था, भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय होने के 4 कारण में सामान्य पहचान, लोगों को भारतीय भारतीय के रूप में एक साझा पहचान महसूस हुई। तो हुआ क्या, जैसे ही अंग्रेज जो ने हमारे ऊपर रूल किया था, उसके बाद लोगों में एकता बढ़ गई। क्या बढ़ गई, एकता बढ़ गई। तो अपने आप को वो कैसा महसूस करने लगे, अपने आप को वो शेयर्ड आइडेंटिटी एज इंडियन महसूस करने लगे। मतलब क्या हुआ इसका, तो हिंदी में आप लोग पढ़ोगे, लोगों को भारतीय के रूप में एक साझा पहचान महसूस हुई, उनको भारतीय होने पे गर्व महसूस होने लगा। तो इससे भी हमारी नेशनलिज्म बढ़ गई। उसके बाद ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश कंट्रोल मेड इंडियंस यूनाइट अगेंस्ट अ कॉमन एनिमी। मतलब क्या हुआ इसका, ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश नियंत्रण ने भारतीयों को एक आम दुश्मन के खिलाफ एकजुट कर दिया। मतलब यहां पर हमें एकजुटता का भी पाठ मिला। कैसे मिला, क्योंकि ब्रिटिश ने हमारे ऊपर रूल किया था, और इस वजह से ब्रिटिश कंट्रोल मेड इंडियन यूनिट अगेंस्ट अ कॉमन एनिमी। मतलब जो हमारा दुश्मन था, दुश्मन कोई भी कॉमन दुश्मन हमारा हो, उसके खिलाफ अब हम लोग कैसे खड़े हुए हैं, यूनिटी बनाकर खड़े हुए हैं। इंडियन कैसे खड़े हुए हैं, यूनिटी बनाकर खड़े हुए। ब्रिटिश कंट्रोल मेड, ब्रिटिश का जो कंट्रोल था उसने इंडियंस को कैसा बना दिया है, यूनिटी में रहना सिखा दिया है, और एक कॉमन एनिमी के खिलाफ। ऐसे आप लोग याद करेंगे। फिर है एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन स्प्रेड द आइडियाज ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी। तो मॉडर्न एजुकेशन जो थी, मतलब आज की जो एजुकेशन है, उसने क्या किया है, आइडियाज ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी। और मॉडर्न एजुकेशन ने हमें एक नई चीज दे दी है कि हमें सबको फ्री रहना है, फ्रीडम कितना इंपॉर्टेंट है, और समानता कितनी जरूरी है, मतलब बराबरी कितनी जरूरी। पहले क्या होता था, पहले लोग छोटा बड़ा देखते थे, फ्रीडम हमारे पास थी नहीं, तो ऐसे में वो लोग एजुकेटेड नहीं थे, इस वजह से ये चीजें होने लगी थी। लेकिन आज के समय पर बहुत सारे लोग एजुकेटेड हो चुके हैं, इस वजह से क्या हो रहा है, फ्रीडम आ गई है सबके पास, और साथ में सभी लोग ऊंच नीच को नहीं देख रहे हैं, इक्वलिटी देख रहे हैं। लोग क्या देख रहे हैं, इक्वलिटी, सभी समान, समान हक को देख रहे हैं। ओके, इस तरीके से आप लोग याद कर लेना। हिंदी मीडियम वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बहुत ईजी चीज है। शिक्षा, आधुनिक शिक्षा ने
स्वतंत्रता और समानता के विचारों का प्रसार किया है। आधुनिक शिक्षा ने स्वतंत्रता और समानता के विचारों का प्रसार किया है। लास्ट पॉइंट हमारा है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब बोलने का तरीका या संचार। न्यूज़पेपर हो गया, न्यूज़पेपर्स एंड न्यू आइडियाज वेर स्प्रेड मोर इजीली। न्यूज़पेपर्स एंड न्यू आइडियाज वेर स्प्रेड मोर इजीली। स्प्रेड मतलब क्या होता है? फैलाना, फैलना या फैलाना, कुछ भी बोल सकते हो। तो आज के समय पे क्या हुआ? न्यूज़पेपर एंड न्यू आइडियाज वेर स्प्रेड मोर इजीली। आज के समय पे न्यूज़पेपर चल गए भैया। न्यूज़पेपर आने के बाद न्यू आइडियाज बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाते हैं। स्प्रेड हो जाना मतलब फैल जाना। तो न्यू आइडियाज जो हैं वो बहुत जल्दी जल्दी फैलने लगे हैं। इस वजह से भी क्या हो रहा है? हमारे राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है, मतलब हमारा नेशनलिज्म बढ़ रहा है। न्यूज़पेपर कितने जरूरी है? बहुत जरूरी है, आप सभी लोग जानते हैं। तो यही चीजें हैं। तो आप कैसे याद रखोगे कि आज के समय पे कम्युनिकेशन बहुत आसान हो गई है, संचार बहुत आसान हो गया है, क्योंकि न्यूज़पेपर से हम पूरे दुनिया की जानकारी ले सकते हैं। फिर हो गया एजुकेशन। एजुकेशन क्या कर रहा है? एजुकेशन की वजह से हमारे बीच में कौन कौन से आइडियाज स्प्रेड हो रहे हैं? स्प्रेड मतलब फैलना। कौन कौन से आइडियाज स्प्रेड हो रहे हैं? फ्रीडम के और इक्वलिटी के, ये आइडियाज हमारे बीच स्प्रेड हो रहे हैं। और ब्रिटिश रूल ने क्या किया है? ब्रिटिश रूल जो था उसने हमें एकता का पाठ पढ़ाया है और हमें एकता में रहना सिखाया है। उसके बाद कॉमन आइडेंटिटीज मतलब हमें भारतीय होने पर गर्व हो रहा है। इस तरीके से आप लोग याद कर लेना। देखो, समझना तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ बताया जा सकता है, लेकिन समय की कमी है, इसलिए हम आपको इजी तरीके से बताना चाहते हैं। ओके, देखो आप सभी लोग ध्यान रखना यार, क्योंकि हम लोग अब कोशिश कर रहे हैं, एंड टाइम पर आ चुके हैं, तो आपको धैर्य दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग बोर हो जाओ और वीडियो को कट करके आगे बढ़ जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको मेरा साथ देना पड़ेगा, आपके लिए मैं खड़ा हूं आज यहाँ पर। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 21वें का और देख लेते हैं। अच्छा, ये कौन सा था हमारा? ये 21वां था। अब ये 21वें का और वाला क्वेश्चन है। राइट फोर व्यूज ऑफ गांधी जी ऑन सत्याग्रह। गांधी जी ने सत्याग्रह चालू किया था, तो आपके चार विचार बता दीजिए गांधी जी के बारे में, मतलब गांधी जी के सत्याग्रह के बारे में। तो हम बताते हैं आपको। सबसे पहला है ट्रुथ। ट्रुथ मतलब सत्य। नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा। दूसरा लव फॉर द अपोनेंट, मतलब अपना जो दुश्मन है उससे भी आप प्यार करो, अपने दुश्मन से भी क्या करो? प्यार करो। ब्रेव पेशेंस मतलब बहादुरी में भी धैर्य दिखाओ। बहादुरी और धैर्य का एक मिक्सचर बना के चलो। बहादुरी समझते हो ना आप लोग? बहादुरी और धैर्य कितने जरूरी है। तो गांधी जी ने हमें क्या पाठ पढ़ाया सत्याग्रह से? एक तो हमें सत्य का साथ देना चाहिए, हमें अहिंसा को फॉलो करना चाहिए, हिंसा को फॉलो नहीं करना चाहिए। नॉन वॉयलेंस, वॉयलेंस का मतलब होता है हिंसा, और नॉन वॉयलेंस मतलब अहिंसा। तो गांधी जी ने क्या बोला कि नेवर यूज वॉयलेंस, कभी भी वॉयलेंस का यूज मत करो। सॉल्व प्रॉब्लम्स पीसफुली, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करो? पीसफुली, शांति से सॉल्व करो। ट्रुथ मतलब ऑलवेज स्पीक एंड फॉलो द ट्रुथ, हमेशा सदैव सत्य बोलो और उसका पालन करो। इसका मतलब ये होता है। लव फॉर द अपोनेंट, अपने दुश्मन से भी प्यार करो। शो लव एंड रिस्पेक्ट इवन टू दोज हु डिसएग्री विथ यू, मतलब जो आपसे डिसएग्री करे, एग्री ना करें, डिसएग्री मतलब असहमत हो, उनसे भी आप प्यार दिखाओ, उनकी भी रिस्पेक्ट करो। साथ में ब्रेव एंड पेशेंस, बी स्ट्रॉन्ग, हमेशा स्ट्रॉन्ग बनो। पेशेंट बनो, पेशेंट मतलब वो वाला पेशेंट नहीं जो डॉक्टर के पास आते हैं पेशेंट, वो पेशेंट नहीं। पेशेंट का मतलब होता है धैर्य। ओके, तो धैर्य दिखाओ, पेशेंस दिखाओ। तो पेशेंट बनना है आपको। इवन इफ फेसिंग डिफिकल्टीज फॉर व्हाट इज राइट, और भले ही कितनी डिफिकल्टी आ जाए, इफ फेसिंग डिफिकल्टीज मतलब अगर आप लोग डिफिकल्टी फेस कर रहे हो, तब भी आप क्या, किसका साथ दो? राइट का साथ दो, जो सही है उसका साथ दो, भले ही मुसीबत ही क्यों ना आ जाए, तब भी आपका सत्य का साथ देना है। तो ब्रेव रखो, पेशेंस रखो, ये बहुत जरूरी है। तो जल्दी से बोल दो आप लोग, चार पॉइंट कौन कौन से हैं? ट्रूथ, नॉन वायलेंस, लव फॉर द अपोनेंट और ब्रेव पेशेंस। हिंदी वाले क्या बोलेंगे भैया? चार पॉइंट: सत्य, अहिंसा, प्रतिद्वंदी के प्रति प्यार, और लास्ट में बहादुर धैर्य। ये आप लोग चार पॉइंट याद कर लो, काम हो गया आपका। हिंदी मीडियम वाले तो बोल रहे होंगे कि भैया हम तो मन से भी लिख देंगे। बिल्कुल आप लोग लिख सकते हो, हिंदी मीडियम वाले मन से भी। इंग्लिश मीडियम वाले आप लोग क्यों टेंशन ले रहे हो? आप लोग भी मन से लिख सकते हो, लेकिन मन से कब लिख पाओगे? जब आप लोग अच्छे से पढ़ाई करोगे, अच्छे से इनको याद करोगे। हिंदी मीडियम में ईजी होता है, क्योंकि हिंदी मीडियम वालों की तो हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। ओके, और हमारी बोलचाल की भाषा भी हिंदी है, तो हम लोग हिंदी में जल्दी लिख पाते हैं। लेकिन इंग्लिश में अगर आप लोग धीरे धीरे पढ़ोगे तो आप भी मन से लिखना सीख जाओगे। देखो, एक बात ध्यान रखना, अगर आपको कहीं पर भी डाउट हो तो आप वीडियो को पॉज कर लेना और थोड़ा पढ़ लेना आप लोग। मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि हमें बहुत कुछ कवर करना है ना। चलो 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट डिफरेंस बिटवीन रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो भैया चार डिफरेंस बता दो आप। चार
डिफरेंस बता दो कि रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में क्या अंतर होता है। तो हिंदी मीडियम वाले रिजर्व फॉरेस्ट और संरक्षित फॉरेस्ट में क्या अंतर होता है भैया, बता दो जरा सा। तो बहुत सरल है, ये बहुत सरल क्वेश्चन है। पर्पस मतलब क्या उद्देश्य है, तो रिजर्व्ड फॉर द कीपिंग नेचर सेफ एंड साउंड। तो रिजर्व फॉरेस्ट मतलब जिनको गवर्नमेंट ने रिजर्व कर दिया है कि यहाँ पर कुछ भी प्रकार की कोई भी एक्टिविटीज नहीं होगी। फॉरेस्ट समझते हो ना, जंगल की बात कर रहे हैं हम लोग। दो प्रकार के जंगल यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, एक तो रिजर्व फॉरेस्ट, एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट मतलब गवर्नमेंट ने रिजर्व कर दिया है कि भैया इनको बुक कर दिया है, इनमें कोई भी नहीं आ सकता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर अगर हम लोग बात करें प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की, तो गवर्नमेंट ने इनको भी प्रोटेक्ट कर दिया है, लेकिन यहाँ पे कोई आ सकता है स्पेशल परमिशन के बाद। लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा सख्त चीजें होती है रिजर्व फॉरेस्ट में, ठीक है। यहाँ पर बहुत सख्त चीजें होती है, मतलब हर कोई यहाँ पे आ नहीं सकता है, और यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पर भी सख्त होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ लोग आ सकते हैं। तो इसके ऊपर बात करेंगे। तो पर्पस जान लेते हैं, रिजर्व्ड फॉर कीपिंग नेचर सेफ एंड साउंड। तो भैया पर्पस क्या है भैया रिजर्व फॉरेस्ट बनाने का, क्या उद्देश्य है, गवर्नमेंट को क्या फायदा मिल रहा है, हमें क्या फायदा मिल रहा है, पर्पस क्या है इस चीज का। तो पर्पस ये है कि रिजर्व्ड फॉर कीपिंग नेचर सेफ एंड साउंड, ठीक है। तो रिजर्व फॉरेस्ट का मतलब ये होता है रिजर्व फॉर कीपिंग नेचर सेफ एंड साउंड। हमारा जो नेचर है, हमारा जो पर्यावरण है, उसको कैसा रखना है भैया, कीप मतलब रखना, कीप मतलब रखना, कैसा रखना है हमें, सेफ एंड साउंड। सेफ मतलब सुरक्षित, और अच्छा रखना है। सेफ एंड साउंड मतलब सुरक्षित और अच्छा रखना है। प्रोटेक्टेड फॉर यूजिंग फॉरेस्ट रिसोर्सेज वाइजली। प्रोटेक्टेड फॉर यूजिंग फॉरेस्ट रिसोर्स वाइजली मतलब जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं, जंगल होते हैं, उसको हमें प्रोटेक्ट करना है, ताकि उसकी जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज मतलब जो भी हमारे लिए काम की चीजें हैं, उनका हम लोग सही उपयोग कर सकें, इसलिए इसको प्रोटेक्ट करता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है, इसको प्रोटेक्ट करती है कि हर कोई इसकी लकड़ियां ना काट के ले जा सके। इस तरीके की चीजें के लिए यहाँ पर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का वर्ड यूज हुआ है। ओके, सो एक्सेस किस किस को है भैया, कौन कौन जा सकता है अंदर। पीपल नीड परमिशन टू एंटर, यहाँ पर आपको परमिशन चाहिए तभी आप अंदर जा सकते हो। सम एक्सेस अलाउड फॉर स्पेसिफिक एक्टिविटीज, यहाँ पर क्या होता है, सम एक्सेस अलाउड फॉर स्पेसिफिक एक्टिविटीज, कुछ प्रक्रियाओं के लिए, कुछ प्रक्रियाओं के लिए सीमित पहुंच। मतलब यहाँ पर भी सेम वही बात है, लेकिन यहाँ पर एक्टिविटीज की बात करेंगे, और यहाँ पर किसकी बात करेंगे, पीपल की बात करेंगे। पीपल नीड परमिशन टू एंटर, यहाँ पर आपको परमिशन चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, सम एक्सेस अलाउड, यहाँ पर कुछ एक्सेस ऑटोमेटिकली दे दी गई है कि भैया ठीक है, आप हल्का फुल्का घूमना हो, कुछ भी करना हो तो आप कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है भैया, यहाँ पर तो उन्होंने बोल दिया है कि आपको परमिशन लेनी पड़ेगी जब आपको अंदर आने देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पर अगर आप लोग नुकसान नहीं पहुंचाते हो तो जा सकते हो अंदर, ज्यादा कोई बड़ा इशू नहीं है। इसके बाद फ्लोरा एंड फोना, मतलब वन्य जीवन और वनस्पति। वन्य जीवन और वनस्पति, वन्य जीवन और वनस्पति मतलब एनिमल और हमारे पेड़ पौधे। फ्लोरा एंड फोना का मतलब क्या होता है, वन्य जीवन मतलब भैया जानवर जानवर की बात कर रहे हैं। फोना मतलब वनस्पति मतलब पेड़ पौधे। तो उनके लिए कैसा कुछ है भैया, देख लेते हैं। मेन फोकस ऑन कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी की रक्षा पर मुख्य ध्यान देते हैं। बायोडाइवर्सिटी के मेन फोकस ऑन बायोडाइवर्सिटी, इसको सुरक्षित रखने में यहाँ पर मेन फोकस होता है। क्या मेन फोकस होता है, बायोडाइवर्सिटी को सुरक्षित रखना, बायोडाइवर्सिटी को सुरक्षित रखना, ठीक है। कंजर्व करना मतलब सुरक्षित रखना, कंजर्व मतलब सुरक्षित। बैलेंसिंग कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल रिसोर्सेज, तो भैया यहाँ पर तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं ये लोग, बैलेंसिंग मतलब बैलेंस बनाना है। क्या बनाना है, बैलेंस बनाना है। किस किस के बीच में बैलेंस, दो चीज चाहिए भैया बैलेंस करने के लिए, एक कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज। तो जब भी हमको सुरक्षित करना हो, या फिर हमको सस्टेनेबल मतलब आगे के लिए यूज करना हो, सस्टेनेबल मतलब आगे के लिए यूज करना हो, तो सस्टेनेबल और कंजर्वेशन के बीच में हमें क्या बनाना जरूरी है, बैलेंस बनाना जरूरी है। इसलिए हमने प्रोटेक्टेड कर रखे हैं फॉरेस्ट को। फिर से ध्यान रख लो, फिर से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, लेकिन बहुत ईजी है चीज, कि मेन फोकस यहाँ पे किसके ऊपर होता है, ये कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी के ऊपर होता है। कंजर्विंग मतलब सुरक्षित करना, किसको सुरक्षित करते हैं यहाँ पर, बायोडाइवर्सिटी को सुरक्षित करते हैं। यहाँ पर किसको सुरक्षित करते हैं, यहाँ पे सुरक्षित नहीं करते, यहाँ पे बैलेंस करते हैं। क्या करते हैं, बैलेंस। किस किसका बैलेंस चाहिए भैया, दो चीज चाहिए बैलेंस करने के लिए, तो कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज के लिए हम लोग यहाँ पर बैलेंस करते हैं, ठीक है। कंजर्वेशन मतलब सुरक्षा करना, सस्टेनेबल मतलब आगे के लिए उसको यूज करने के लिए आगे तक की उसकी प्लानिंग करना। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल एंड एक्टिविटीज, तो भैया इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज मेनली कंजर्वेशन ओरिएंटेड। मतलब यहाँ पे आप लिख देना कि भैया यहाँ पर लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज होती है। यहाँ पर क्या होती है, लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज होती है। लिमिटेड मतलब अनलिमिटेड नहीं, लिमिटेड, लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज होती है। मतलब यहाँ पर कुछ लोग
को ही अंदर आने देते हैं, वही अपनी एक्टिविटी यहाँ पे कर सकते हैं। जो भी प्रक्रिया उनको करनी है वो कर सकते हैं, लेकिन कौन कर सकते हैं? लिमिटेड लोग कर सकते हैं। तो इसका उदाहरण लिख देना आप लोग। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है भैया, किसी को ग्रेजिंग करनी है, ग्रेजिंग मतलब घास काटना, किसी को घास काटनी हो, ठीक है, तो वो अंदर आ सकते हैं। कलेक्टिंग माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, या फिर कुछ छोटे मोटे फॉरेस्ट के जो माइनर प्रोडक्ट, माइनर मतलब छोटे मोटे फॉरेस्ट के प्रोडक्ट जो होते हैं, वो आप कलेक्ट कर सकते हो बिना कोई परमिशन के। इस तरीके से आप लोग याद कर लेना। कोई कठिन है क्या बताओ? नहीं है ना? एक पॉइंट आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, तो अगर आप इसको छोड़ भी दोगे तब भी आपका काम हो जाएगा। 4 पॉइंट तो अच्छा नहीं होगा काम आपका, 1 2 3 4 ही पॉइंट हमने करवाए, तो आपको इसको भी करना पड़ेगा। अगर 3 नंबर में आए तो 3 नंबर में 1 2 3 लिख देना, इसको थोड़ा देख लेना। बाकी 4 नंबर में आए तो आपको इसको भी करना पड़ेगा। ओके, बाकी हमने पूरी कोशिश करी आपको थोड़ा इजी लैंग्वेज में समझाने के लिए। तो ये सब कुछ रहेगा, ठीक है। आप हिंदी में पढ़ लेना एक बार इस पॉइंट को अच्छे से एक बार, और अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम आए आपको तो। बाकी ये रहेगा। वीडियो को पॉज करते रहना आप लोग, नहीं तो पता चले बस हमारे साथ साथ देखते रहो। वीडियो को पॉज कर लेना जहां पर दिक्कत आए वहां पर। ओके, ये आपका अधिकार है। फिर आगे देखते हैं 20वां का और वाला, राइट टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया। भारत में पाए जाने वाले वनों के प्रकार और वितरण लिखिए। मतलब क्या हुआ? बहुत सरल है, पता है। मैं आपसे बोल सकता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग मन से भी लिख सकते हो। मन से मतलब अभी जो आपने पढ़ा ना उसका ही, उसी को देख के यहाँ पे लिखना है। भारत में पाए जाने वाले वन। भारत में कौन कौन से वन पाए जाते हैं भैया? कौन कौन से जंगल होते हैं? तो क्या क्या लिखोगे कि भैया 3 प्रकार के जंगल होते हैं। एक रिजर्व फॉरेस्ट, एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और लास्ट में अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। एक होता है रिजर्व फॉरेस्ट जो भी हमने पढ़ा, जहां पर बहुत कम लोगों को आने दिया जाता है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट मतलब जहां पर कुछ लोगों को आने दिया जाता है, मतलब यहाँ पर तो आ सकते हो आप लोग, घास घास काटने के लिए आ सकते हो। घास काटना मत बोलो, इंग्लिश मीडियम वाले क्या बोलेंगे भैया? ग्रेजिंग करने आ सकते हो। या फिर कुछ छोटा मोटा माइनर फॉरेस्ट का जो प्रोडक्ट है वो आप लोग लेके जा सकते हो। तो आप लोग इसमें भर भर के लिख देना। अभी आपने 4 पॉइंट याद किए तो लिख देना यहाँ पे, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। इसके बाद अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट एक नया टॉपिक, नया पॉइंट है, लेकिन 3 प्रकार के फॉरेस्ट होते हैं। कौन कौन से? रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड और अनक्लासिफाइड। आया समझ में? तो अनक्लासिफाइड समझा देते हैं। प्रेजेंट इन वेरियस एरियाज, जो हमारे आसपास का जो जंगल है ना, जहां पर गवर्नमेंट बिल्कुल ध्यान नहीं देती है, बस पड़ा हुआ है, तो उसको बोलते हैं अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। प्रेजेंटिंग इन वेरियस एरियाज, लेकिन स्पेसिफिक कंजर्वेशन डिजिग्नेशन। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट इन वेरियस एरिया, मतलब ये अलग अलग एरियाज में प्रेजेंट होता है। अलग अलग एरियाज मतलब ज्यादातर तो हमारे पास अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट ही है। हमारे आसपास जो भी है वो क्या है? अनक्लासिफाइड है। लेकिन, लेकिन मतलब लेक करना मतलब, लेक करना मतलब किसी चीज की कमी। लेक करना मतलब कमी। किस चीज की कमी है भैया? स्पेसिफिक कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मतलब याद कर लो, 3 4 बार आ चुका है। कंजर्वेशन मतलब सुरक्षा करना, संरक्षण करना। तो यहाँ पर भैया किसकी कमी है? सुरक्षा की कमी है, स्पेसिफिक सुरक्षा की कमी है। ठीक है। क्यों सुरक्षा की कमी है? क्योंकि भैया इनके ऊपर गवर्नमेंट इतना ध्यान नहीं देती है। तो आप इतना लिख देना, आगे डिजिग्नेशन को छोड़ देना। आई बात समझ में? इतना पढ़ लोगे इतना ही काफी है। हिंदी मीडियम वाले कैसे याद रखेंगे? आरक्षित वन, संरक्षण, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। ऐसे आप लोग याद कर लो। बहुत सिंपल है, हिंदी मीडियम वाले को भी समझ में आ रहा होगा, इंग्लिश मीडियम वाले को भी समझ में आ रहा होगा। हम लोग दोनों भाषा में समझा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हो, लेना हो तो थोड़ा सा। हम भी थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं, 1 सेकंड का, 2 सेकंड का, 3 सेकंड का। चलिए 19वां क्वेश्चन क्या बोलता है? राइट द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव लिखिए। अच्छा, वैश्वीकरण या फिर ग्लोबलाइजेशन से क्या समझते हो आप लोग? ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है हमारा रिश्ता किसके साथ हो जाए? हमारा रिश्ता पूरी दुनिया के साथ हो जाए। मतलब क्या हुआ इसका? गलत डायरेक्शन में मत सोचना। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है पूरा जो विश्व है, हमारी बात कर रहे हैं मतलब हम भारत की बात कर रहे हैं। भारत का रिश्ता जब विदेशों से होने लगेगा, विदेशियों से बातचीत होगी, तो उससे क्या क्या फायदे होंगे, क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो हमको लिखना है। ठीक है। अब देखना बच्चों, आप लोग सभी 3 फायदे हमको बताना है। 3 फायदे नुकसान जो भी है, 3 आपको इंपैक्ट बताना है, क्या क्या असर पड़ेगा भैया भारत के ऊपर। आ रहा है समझ में? ग्लोबलाइजेशन का मतलब वैश्वीकरण। तो मोर जॉब्स एंड मनी, 3 पॉइंट आपको करवाएंगे, तीनों में काम आपका हो जाएगा। मोर जॉब एंड मनी, मोर जॉब एंड मनी मतलब अगर भैया हमारा रिश्ता, हमारा मतलब भारत की बात कर रहे हैं, एक कंट्री की बात कर रहे हैं, कंट्री का रिश्ता बाहर की कंट्रियों से होगा, तो इससे फायदा ये होगा कि जॉब बढ़ जाएगी। ठीक है, जॉब के अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी, साथ में पैसा भी आएगा। अगर हम लोग इंपोर्ट करेंगे तो पैसा आएगा, मतलब हम लोग हमारा सामान दूसरी जगह बेचेंगे तो क्या आएगा? पैसा आएगा कि नहीं आएगा? तो ये हो गया मोर जॉब्स एंड मनी। वी गेट मोर जॉब्स, आप देख रहे हो कहाँ पे पढ़ा रहा हूं मैं? यहाँ पे, वी गेट मोर जॉब्स एंड मेक मोर मनी
बिकॉज वी ट्रेड एंड वर्क विद अदर कंट्रीज। सिंपल है कि नहीं है? सुन लो। वी मतलब हम, गेट मतलब प्राप्त करते हैं, मोर जॉब मतलब ज्यादातर जॉब्स, एंड मेक मोर मनी और क्या बनाते हैं? मेक बनाते हैं, मेक मतलब बनाना, मोर मनी ज्यादातर पैसे हम लोग बनाते हैं। बिकॉज क्यों बनाते हैं? वी ट्रेड, ट्रेड मतलब आदान प्रदान करना, ठीक है, खरीदना बेचना, ट्रेड करना, ट्रेडिंग करना। वी ट्रेड एंड वर्क विद अदर कंट्रीज, हम लोग अदर कंट्री के साथ वर्क करते हैं, ट्रेड करते हैं। तो इस वजह से क्या बन जाती है? गेट मोर जॉब्स एंड गेट मोर मनी। इस तरीके से आप लोग याद कर लेना। डिफरेंट वे ऑफ लिविंग। अच्छा ये क्या चीज है भैया? वी लर्न अबाउट हाउ पीपल लिव इन अदर कंट्री फ्रॉम मूवीज, टीवी, स्टफ वी बाय। मतलब होता क्या है, अगर हमारा रिश्ता दूसरे देशों से बनेगा तो हम लोग उनके रहन सहन को सीखेंगे, उनके रहन सहन से सीखेंगे या फिर उनको सीखेंगे, उनको जानेंगे। तो ये चीजों का फायदा हमको हो सकता है जब हम लोग ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। आई बात समझ में? अच्छा, टीवी हो गई, मूवीज हो गई, इनसे भी हमारा रिश्ता बनता है, ग्लोबलाइजेशन इसमें भी आता है। ऐसा नहीं है कि भैया मोदी जी जाएंगे बाहर जब हमारा रिश्ता बनेगा, ऐसा नहीं है। आप लोग देखते होंगे टीवी वगैरह पर, तो इनसे भी रिश्ता हमारा मजबूत होता है। जैसे जापान हो गया, ठीक है, बहुत सारे कार्टून वहां से चलते हैं, तो ऑटोमेटिक रिश्ता बना हुआ है जापान से इंडियंस का, ठीक है। डोरेमोन हो गया, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे शोज होते हैं जो कि जापान से कनेक्टेड है। तो आप लोग समझ गए होंगे। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, टाइम हमारे पास पहले ही कम है, लेकिन आपको एक हिंट देनी थी, समझ गए होंगे। सम पीपल स्टिल स्ट्रगल। अब भैया बहुत सारे अच्छे काम हो गए, कुछ बुरे काम तो बताओ कि ग्लोबलाइजेशन से प्रभाव गलत क्या पड़ता है। तो देखो यार, अपने जो गाँव के लोग हैं, ठीक है, जो थोड़े से कम पढ़े लिखे हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो वो अभी भी इन चीजों से अनअवेयर है, इन फैक्टर से अभी भी अनअवेयर है। अनअवेयर मतलब उनसे अभी भी परिचित नहीं है, उनके ऊपर उनको जानकारी नहीं है कि ऐसा ऐसा भी हो रहा है, तो वो बेचारे पीछे रह जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसका नुकसान हो जाएगा ग्लोबलाइजेशन का, ठीक है। उन पे ज्यादा ध्यान गवर्नमेंट दे नहीं पाएगी, ऐसा भी आप लोग हल्का फुल्का सोच सकते हो। सम पीपल स्टिल स्ट्रगल। सम पीपल मतलब कुछ लोग, स्टिल मतलब अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ लोग अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसा समझ लो आप। बट सम फोक्स मतलब कुछ लोग इन टाउन्स एंड विलेज मे नॉट गेट द सेम गुड थिंग्स एज पीपल इन बिग सिटीज। तो अभी भी क्या हो रहा है, बहुत सारे फोक्स, FOLKS फोक्स, ये देखो, फोक्स, फोक्स लिख दो या फिर पीपल लिख दो, आप तो पीपल लिख देना क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है। बट सम पीपल इन टाउन एंड विलेजेस मे नॉट गेट द सेम गुड थिंग्स एज पीपल इन बिग सिटीज। तो अभी भी क्या हो रहा है कि जो छोटे मोटे टाउन के लोग हैं उनको वो राइट्स नहीं मिल पा रहे हैं, उनको वो चीजें नहीं मिल पा रही जो कि बड़े सिटी के लोगों को मिलती है। आई बात समझ में? हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले सभी लोग पढ़ लेना इसको, वीडियो को पॉज कर लेना, आप लोग देख लेना, हिंदी मीडियम वाले समझ रहे होंगे, ठीक है, बहुत ईजी चीज है ये। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। अगला क्वेश्चन है, राइट थ्री फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। आरबीआई तो बहुत सरल है यार, आरबीआई के तीन फंक्शन लिख दो। हमने तो चार बता दिए, लेकिन आप तीन ही बता दो। देखो परीक्षा में चार भी आ सकते हैं, लेकिन अभी आप लोग तीन याद कर लो, फिर आप लोग चौथा भी याद कर लेना अगर याद हो जाए तो। आरबीआई क्या करता है? आरबीआई कंट्रोल द मनी इन इंडिया, आरबीआई कंट्रोल द मनी इन इंडिया, आरबीआई प्रोटेक्ट द मनी इन इंडिया। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक सबका बाप है, सभी बैंक का बाप कौन है? आरबीआई है। आई बात समझ में? आरबीआई सभी को कंट्रोल करता है, सारे बैंक को कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई। पैसों को कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई। पैसों की रक्षा कौन करता है? आरबीआई। प्रोटेक्ट कौन करता है? आरबीआई। आरबीआई इज द बैंक ऑफ बैंक, आरबीआई बैंक का बैंक है, मतलब बैंकों का बैंक है। ऑल बैंक हैव अकाउंट विद आरबीआई, सारी बैंक का अकाउंट किससे कनेक्टेड है? आरबीआई के साथ सभी बैंक का अकाउंट कनेक्टेड है। उसके बाद आरबीआई हेल्प्स बैंक इन डिफिकल्ट टाइम, आरबीआई भैया बहुत सारे बैंकों की मदद करता है डिफिकल्ट टाइम में, कठिन परिस्थितियों में उनकी मदद करता है। हिंदी मीडियम वाले देख लो जरा फोर्थ पॉइंट, आरबीआई मुश्किल वक्त में बैंकों की मदद करता है। तो देखो इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले, कोई भी हो, आप लोग सभी ध्यान रखो। आप लोग यहाँ पर हिंदी में देख लिया करना, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में, बाकी इंग्लिश मीडियम वाले भी हिंदी में देख लेना। आई बात समझ में? तो ये चीज रहेगी। और आप हिंदी मीडियम वाले तो मन से भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा सा पढ़ लेना, उसके बाद मन से लिखना। 18वां क्वेश्चन देखें, 18वें का और वाला, राइट थ्री फीचर्स ऑफ फेडरल सिस्टम, भारत की संघीय व्यवस्था के बारे में तीन पॉइंट लिखिए। फेडरल सिस्टम से आप क्या समझते हैं? आप फेडरल सिस्टम से थोड़ा सा ऐसा समझ लो कि यहाँ पर बात हो रही है भारत भारत की व्यवस्था के ऊपर, भारत की संघीय व्यवस्था, भारत की जो व्यवस्था है ना इस टाइम पर, कि भैया पावर डिवाइडेड हो रखी है हमारी, कि भैया जो मोदी जी है उनके पास ज्यादा पावर है, सीएम है उनके पास थोड़ी सी कम पावर है, विधायक के पास उससे कम पावर है, ऐसी ऐसी चीजें हो रही है। इसके अलावा कानून है, ये भी फेडरल के अंदर आता है, मतलब भारत की व्यवस्था के अंदर आता है।
इसके अलावा जज जो हैं उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, जज अपना इंडिपेंडेंट है, उनको कोई कंट्रोल नहीं करता जज उनको। ऐसी चीजें सब कुछ इसके अंदर आती है, फेडरल सिस्टम के अंदर आती है। तो 3 पॉइंट कौन से याद रखेंगे? डिवीजन ऑफ पावर, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। क्या मतलब हुआ इसका? डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर मतलब क्या हो रखा है अभी? पावर का डिवीजन हो रखा है। मतलब इन फेडरल सिस्टम पावर आर डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि भैया हमारी जो पावर है, देश की जो पावर है, वो दो हिस्सों में टूटी हुई है या फिर डिवाइडेड है। कौन कौन सी? सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब जो दिल्ली, हम लोग जैसे एग्जांपल ले लेते हैं इंडिया का, तो दिल्ली जो है, दिल्ली हमारा सेंटर है। सेंटर कैसे? मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट वहीं बैठी हुई है। ओके, तो इस वजह से दिल्ली हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। तो जो दिल्ली में बैठे हुए हैं वो पूरे इंडिया को कवर कर रहे हैं, पूरे इंडिया को कंट्रोल कर रहे हैं। इसके अलावा जो रीजन है, रीजनल से रीजनल मतलब कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट मतलब राज्य सरकार है, राज्य सरकार के पास थोड़ी सी कम पावर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इतना ब्यूटीफुली डिवाइड करा है हमारे सिस्टम को कि सभी के पास अपनी अपनी पावर्स हैं। ओके, सो ये रहेगा। इसके अलावा राइट कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान भी हमारा है। और हमारा जो संविधान है सबसे बेस्ट संविधान है पूरे दुनिया का। द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट एज अ सुप्रीम लॉ दैट बोथ लेवल मस्ट फॉलो। तो कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़ के, संविधान से बढ़ के कुछ भी नहीं है, संविधान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। संविधान में लिखा है कि भैया इस काम को करने से इतने साल की सजा होगी तो होगी, उससे बड़ा कोई भी नहीं है। कोई भी हो, चाहे प्रधानमंत्री क्यों ना हो, उसके लिए भी सजा बराबर है। आई बात समझ में? ऐसा आप लोग समझ सकते हो। वैसे कुछ ना कुछ उनके लिए अलग से होता है, बट जो सजा उनको मिलनी चाहिए मिलती है, अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो। ये चीजें हमारे किस में लिखी हुई है? संविधान में लिखी हुई है। तो हमारा जो संविधान है वो सभी के लिए बराबर है। और उनको, हमको सबको क्या करना चाहिए? इसको फॉलो करना चाहिए, मस्ट फॉलो। मस्ट मतलब किसी भी हाल में हमें फॉलो करना चाहिए। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, अब जो जुडिशरी मतलब न्यायपालिका है, जज जो हैं, जज के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, उनके ऊपर किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। वे अपने आप में इंडिपेंडेंट है। कैसी है? आजाद है। इंडिपेंडेंट मतलब आजाद है। आई बात समझ में? दैट मेक श्योर कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट फॉलो इन ऑल केसेस। और ये क्या करती है? ये हमेशा ध्यान रखती है कि हमारा जो संविधान है वो हर बार फॉलो होना चाहिए, सभी लोग उसका फॉलो करें। ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। हिंदी मीडियम वाले, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान और स्वतंत्र न्यायपालिका, ये 3 पॉइंट है हमारे। सभी लोग वीडियो को पॉज कर लेना, एक बार थोड़ा पढ़ लेना अपने हिसाब से, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा। हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से हमने 2023 के जो 3 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन थे वो सारे खत्म कर दिए। अब बात कर लेते हैं 2022 की। ठीक है, 2022 के पेपर की। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं सैंपल पेपर सॉल्यूशन, वेरी वेरी इजी लैंग्वेज में। ठीक है, पूरा सैंपल पेपर हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ उन क्वेश्चन को करेंगे जो 4 नंबर के और 3 नंबर के हैं, ताकि आप लोगों के कम समय में ज्यादा मार्क्स आ सकें। ठीक है, टाइम हमारे पास, सबके पास कम है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग 23वें क्वेश्चन से। देखो एक बात सुनना आप लोग सभी, हम लोग मैप्स को अलग से डिस्कस करेंगे, मैप का एक छोटा सा वीडियो बना देंगे जिसमें सारे के सारे मैप्स, इंपॉर्टेंट मैप्स करवा देंगे, उसकी चिंता मत करो, मैप्स की टेंशन मत लो, अभी ये कर लो। तो 22वां क्वेश्चन क्या बोलता है आपसे? एक्सप्लेन एंड राइट अबाउट यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो 3 प्रकार की लिस्ट आपको पूछी गई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। संघ सूची, राज्य सूची और समकालीन सूची के बारे में स्पष्टीकरण और लिखें। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा। यूनियन मतलब क्या होता है? सेंटर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलते हैं यूनियन। क्या बोलते हैं? यूनियन। कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन लिस्ट किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। एग्जाम्पल क्या हो गया यूनियन लिस्ट के? डिफेंस, डिफेंस हो गया अपना, आर्मी वगैरह हो गई। ठीक है। फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन मतलब क्या होता है? विदेशी अफेयर्स, विदेशी अफेयर्स मतलब विदेशों में जो चीजें चल रही है, विदेशों में हमारे देश के जो खुफिया एजेंसीज हैं वो सब किस में आती है? फॉरेन अफेयर्स में आती है। फिर जो भी काम फॉरेन के रिलेटेड हो रहे हैं, जैसे विदेश मंत्री हो गए, फॉरेन मिनिस्टर हो गए, वो सब फॉरेन अफेयर्स के अंदर आते हैं। और एटॉमिक एनर्जी, इसके अंदर एटॉमिक एनर्जी, क्योंकि देखो ये तीनों जो चीजें हैं ये कौन कंट्रोल करता है इसको? सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। क्यों करती है भैया? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को पावर नहीं दे सकते हम लोग, एटॉमिक बॉम्ब का पावर नहीं दे सकते, सिर्फ सेंट्रल के पास है। तो ये चीजें हो गई।
हो जाएगा याद, इजी है ना। आगे देखो, स्टेट लिस्ट। स्टेट के पास क्या क्या पावर है भैया, पुलिस हो गई, पब्लिक हेल्थ हो गई, एग्रीकल्चर हो गई, ये किसके पास पावर है, स्टेट लिस्ट के पास पावर है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है। अब कुछ कुछ ऐसी है जो कि दोनों कंट्रोल करती है, मतलब स्टेट भी करेगी साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट भी करेगी। कौन कौन सी चीजें हैं वो, एजुकेशन हो गया, जंगल हो गए, मैरिज अफेयर्स हो गए, ये सारे कौन है, मैरिज अफेयर्स मतलब जो मैरिज हो गए, हमारे मैरिजेस जो होती है, शादियां वगैरह होती है, तो इनके ऊपर क्या होता है, जैसे कि अभी हमारे एक योजना चलती है, लाडली लक्ष्मी योजना, मतलब लड़कियों की जब शादी होती है तो वहां पर सरकार जो होती है उनको पैसे देती है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन अफेयर कर सकता है, इसमें कौन कौन इंटरफेस कर सकता है, इंटरफेयर कर सकता है, यूनियन भी कर सकती है, स्टेट भी इसमें आ सकती है, इंक्लूड हो सकती है, वो भी अपनी तरफ से कुछ दे सकती है, यूनियन भी दे सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंकरेंट है, मतलब दोनों इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एजुकेशन जो है वो दोनों की है, यूनियन की भी है और साथ में स्टेट की भी है, मतलब शेयर्ड है, ये दोनों शेयर करेंगे, किसको शेयर करेंगे, इसको कॉन्करेंट लिस्ट को। शेयर्ड कंट्रोल बाय बोथ, बोथ मतलब दोनों, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। आ गया, याद हो जाएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। हिंदी मीडियम वाले कैसे याद करेंगे, रक्षा, विदेश कार्य, परमाणु ऊर्जा, ये केंद्र में आती है। उसके अलावा राज्य सूची में क्या आती है, पुलिस, जन स्वास्थ्य और कृषि, ये राज्य सूची में आती है। उसके अलावा समकालीन सूची क्या होती है, शिक्षा, वन्य जंतु और विवाह, ये सारे किसमें आते हैं, हमारे समकालीन सूची में आते हैं। बहुत ईजी है ना। केंद्र, केंद्र के बाद राज्य सरकार, राज्य सरकार के बाद समकालीन सूची, इस तरह से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, पंचायती राज इज द बेसिक ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, राइट योर व्यूज इन रिगार्ड्स। Decentralization of power, local governance, development at the grassroots, empowering rural community, efficient resource utilization। विकेंद्रीकरण का आधार पंचायती राज है, इस संबंध में आपने विचार कीजिए। शक्ति का विकेंद्रीकरण मतलब, आपको समझा देते हैं एक बार अच्छे से। देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, आपको पंचायती राज के बारे में यहाँ पर लिखना है थोड़ा सा। देखो, पहले आप पंचायती राज समझ लो क्या होता है सिस्टम। यहाँ पर बड़ी बड़ी चीजों के ऊपर काम नहीं होता है, यहाँ पे छोटी चीजों के ऊपर काम होता है, मतलब लोकल लेवल पे काम होता है, लोकल विलेजेस के ऊपर काम होता है पंचायती राज में। पंचायती राज इंपावर्स लोकल विलेजेस फॉर डिसीजन मेकिंग ऑन लोकल इश्यूज। तो पंचायती राज जो होता है भैया, वो किसके ऊपर काम करता है, ये काम करता है लोकल विलेज के ऊपर, विलेजेस के ऊपर होता है, ताकि वहाँ पे डिसीजन मेकिंग मतलब वहाँ पर जो निर्णय है वो जल्दी से लिए जा सकें। और साथ में लोकल जो इश्यूज हैं, मतलब आसपास के जो इश्यूज हो रहे हैं, गाँव में जो इश्यूज हो रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही है, उनको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जा सके। ये कौन काम करता है, पंचायती राज काम करता है इसके ऊपर। ठीक है, तो इम्पावर करना मतलब सॉल्व करना एक तरीके से, इम्पावर करना मतलब एक तरीके से सॉल्व करना। कौन से इश्यूज को सॉल्व करती है भैया, लोकल इश्यूज को सॉल्व करती है, लोकल विलेज इश्यूज को सॉल्व करती है। लोकल गवर्नेंस, एस्टेब्लिश सेल्फ गवर्नेंस थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रमोटिंग ग्रास रूट पार्टिसिपेशन। लोकल गवर्नेंस, इसका मतलब यहाँ पर इस तरीके से समझ सकते हो आप लोग, कि यहाँ पर गवर्नमेंट जो हमारे पीपल होते हैं गांव के, वही वही लोग क्या कर सकते हैं, वही अपना रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब जो अपना लीडर है उसको चुन सकते हैं। वहां पर भी चुनाव होते हैं, जैसे हमारे ऊपर लेवल पे चुनाव होते हैं ना, उसी तरीके से गांव में भी चुनाव होते हैं। तब जाके क्या, कौन सिलेक्ट होता है, एक पार्टिसिपेट, मतलब जितने भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं उसमें से एक कैंडिडेट निकल के आता है, वो क्या बनता है, रिप्रेजेंटेटिव बनता है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। इसके बाद है डेवलपमेंट एट द ग्रास रूट, मतलब ग्रास रूट मतलब समझ लो, ग्रास रूट मतलब क्या होता है, ग्रास मतलब घास, रूट मतलब जड़। तो घास की जो जड़ होती है वहां तक डेवलपमेंट कर देते हैं। इसका मतलब ये होगा कि बहुत बारीक जगह पर भी डेवलपमेंट होता है। तो इसलिए पंचायती राज का काम बहुत जरूरी है। नहीं तो पता चले कि अगर पंचायती राज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, तो गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे पाएगी गांव के ऊपर, तो छोटे छोटे इश्यूज के ऊपर ध्यान नहीं दे पाएगी। इसलिए पंचायती राज भी बहुत जरूरी है। डेवलपमेंट एट द ग्रास रूट, मतलब घास की जो जड़ होती है, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। ग्रास रूट मतलब होता है जो घास होता है उसकी जो जड़ होती है, वहां तक चीजें क्लियर कर देती है। कौन कर देती है, हमारी पंचायती राज कर देती है। इस तरीके समझने के लिए बता रहे हैं आपको, बाकी ये सिर्फ एक मुहावरा टाइप है। बाकी जो इंपॉर्टेंट वो ये है कि इनेबल टारगेटेड डेवलपमेंट फॉर स्पेसिफिक विलेज और कम्युनिटी नीड्स, मतलब ये क्या कर देती है, इनेबल कर देती है, किस चीज को इनेबल कर देती है, डेवलपमेंट फॉर स्पेसिफिक विलेज और कम्युनिटी नीड्स, वहां पर भी ये इंपावर कर देती है, इनेबल कर देती है। इंपावरिंग रूरल कम्युनिटी, प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर क्या होता है, ये क्या करती है, रूरल मतलब होता है गांव से ग्रामीण एरिया, रूरल मतलब होता है ग्रामीण एरिया। तो ग्रामीण एरिया की जो कम्युनिटी है, जो लोग हैं, उनको क्या करती है, ये पार्टिसिपेट करने के लिए, मतलब पार्टी वो गांव के जो लोग हैं वो भी
पंचायती राज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, मुद्दे उठते हैं, तो मुद्दों में ऐसा नहीं होता कि गवर्नमेंट जो पंचायत वाले हैं, पंचायत जो है वही हमेशा निर्णय लेती है, कभी कभी लोगों की भी सुननी पड़ती है। ठीक है, तो ये क्या करती है, ये प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना देती है, मतलब कहीं पर भी जहां पर एक सभा होती है, मीटिंग होती है, वहां पर क्या होता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। तो मतलब पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग बार बार वर्ड आ रहा है, डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है कि डिसाइड करने में, डिसीजन लेने में, डिसीजन बनाने में, डिसीजन मेकिंग में और डेवलपमेंट में बाकी लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक टारगेट पर ही होता है ये। उसके बाद लास्ट है एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन। देखो, पंचायती राज जो होता है वो क्या करता है, इफिशियंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन करता है। इफिशियंट मतलब बहुत अच्छे से, रिसोर्सेज मतलब जो हमारे काम की चीजें होती है उनको अच्छे से यूटिलाइज कर देता है, अच्छे से व्यवस्थित जमा देता है, एक तरीके से आप लोग ऐसा समझ सकते हो। तो अच्छे से जमाने, अच्छे से मैनेज करने का मतलब क्या होता है कि भैया जो चीजें जहां पर जरूरी जरूरी है वहीं पर काम होता है। क्योंकि ग्रामीण जो लोग होता है, गाँव जो होता है वो बहुत छोटा एरिया होता है, तो वहां पर जो पंचायती राज होता है वो सबको जानता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, किसको जरूरत है किसको जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से इफिशियंट रिसोर्सेज का मैनेजमेंट होता है। रिसोर्सेज जो होती है उनके पास जो भी सामग्री आती है ऊपर से, तो वो अच्छे से मैनेज हो जाती है। आई बात समझ में, आप लोग पढ़ लेना। तो हिंदी में भी आप लोग देख सकते हैं, शक्ति का विकेंद्रीकरण, स्थानीय शासन, जमीन स्तर पर विकास, ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाना, कुशल संसाधन उपयोग। ठीक है, ये आप लोग फिर पढ़ लेना। इंग्लिश मीडियम वाले भी हिंदी में पढ़ लेना। ऐसा मत सोचना कि हम इंग्लिश मीडियम वाले तो हिंदी में नहीं पढ़ेंगे। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी जब आप हिंदी में पढ़ेंगे, तो आपको चीज़ें क्लियर होने लगेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड वेरियस सोशल ग्रुप ज्वाइन सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट? व्हाई डिड वेरियस सोशल ग्रुप ज्वाइन सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट, एक्सप्लेन इन राइट। इसको हिंदी में समझ लो पहले। विभिन्न सामाजिक समूहों ने नागरिक असहमति आंदोलन में क्यों शामिल हुए? तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं। प्रोटेस्टिंग अनफेयर लॉज, डिमांडिंग फ्रीडम, फॉलोइंग गांधी जी लीडरशिप, यूनिटी अगेंस्ट इनजस्टिस। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा था यहाँ पर, व्हाई डिड वेरियस सोशल ग्रुप्स, अलग अलग प्रकार के जो ग्रुप हम बने हुए थे। सोशल ग्रुप मतलब कि उस टाइम पर जब जो हमारे गांधी जी थे, उस टाइम पर जब अंग्रेज हमारे ऊपर राज करते थे, उस टाइम पर एक गांधी जी ने नियम चलाया था, एक एक्ट चलाया था, एक मूवमेंट चलाया था जिसका नाम था सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट हिंदी में क्या बोलते हैं भैया, सुन लो एक बार और। असहमति आंदोलन, असहमति आंदोलन मतलब हम क्या करेंगे, इसमें सहमत नहीं होंगे। किससे सहमत नहीं होंगे? अंग्रेजों से सहमत नहीं होंगे, उनकी हर बात को मानेंगे नहीं। इस प्रकार से एक नियम चलाया था। कौन ने चलाया था? गांधी जी ने चलाया था। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि वाई डिड, क्यों वेरियस ग्रुप, अलग अलग समुदाय के जो लोग होते, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी ने गांधी जी को सपोर्ट क्यों किया, मतलब सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट को सपोर्ट क्यों किया? तो इसके कारण ये थे भैया, सभी परेशान थे यार, अंग्रेजों से सभी परेशान थे। Protesting unfair laws, people joined to say no to law they thought were unfair and wrong. तो लोग क्या सोच रहे थे? लोग सभी क्या कह रहे थे? नो कह रहे थे। किसको नो कह रहे थे? लॉज, नियम जो बने हुए थे उनको नो कह रहे थे। क्यों कह रहे थे? क्योंकि वो अनफेयर थे यार, अनफेयर थे, अनफेयर थे। अनफेयर मतलब अच्छे नहीं थे, वो लीगल नहीं थे, एक तरीके से वो लोगों के लिए काम के नहीं थे। ठीक है, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। इसलिए वो उनसे, जो नियम थे अंग्रेजों के, उनसे वो सेटिस्फाई नहीं थे, इसलिए वो नो कह रहे थे। किसको नो कह रहे थे? इन लॉज को नो, लॉज को क्या कह रहे थे? नो कह रहे थे, इन नियमों को नो कह रहे थे। एक तो ये हो गया प्रोटेस्टिंग अनफेयर लॉज, अनफेयर लॉज, वेरी सॉरी, अनफेयर बोल रहे हैं बार बार। अनफेयर लॉज को बार बार वो क्या कर रहे थे? प्रोटेस्ट कर रहे थे। डिमांडिंग फ्रीडम, वो क्या डिमांड कर रहे थे भैया? आजादी, हमको चाहिए आजादी। हाँ, इस तरीके से। मैनी वांटेड मैनी वांटेड इंडिया टू बी फ्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल, बहुत सारे लोग क्या चाह रहे थे कि इंडिया फ्री हो जाए, किससे? ब्रिटिश रूल से। एंड द मूवमेंट वॉज अ वे टू शो देयर स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर इंडिपेंडेंस, और सभी की दिली इच्छा थी, डेस्परेट हो रहे थे सभी लोग, बहुत ज़्यादा उनकी दिली इच्छा थी, डिज़ायर थी, आकांक्षाएं थी। क्या थी उनकी आशाएं? क्या थी? कि हमारा देश क्या हो जाए? इंडिपेंडेंट हो जाए। तो इसीलिए सभी लोग क्या चाह रहे थे कि हम किसको सपोर्ट करेंगे? सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट को सपोर्ट करेंगे। उसके बाद फॉलोइंग गांधी जी लीडरशिप, भैया गांधी जी को सभी लोग मानते थे। गांधी जी क्योंकि शांति के प्रतीक माने जाते थे उस टाइम पर, और आज भी हम लोग जानते हैं गांधी जी शांति के प्रतीक माने जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए गांधी जी की लीडरशिप को सभी लोग फॉलो करते थे, इस वजह से भी सभी लोग
इस नियम को सपोर्ट कर रहे थे। आ रहा है समझ में सभी को? उसके बाद यूनिटी अगेंस्ट इनजस्टिस, सभी लोग यूनिटी बना रखे थे, सभी ने यूनिटी बना ली थी। क्यों यूनिटी बना ली थी? क्योंकि वहां पे क्या हो रहा था, इनजस्टिस हो रहा था। जस्टिस मतलब होता है न्याय, और इनजस्टिस मतलब अन्याय। अन्याय के खिलाफ, अगेंस्ट मतलब खिलाफ, यूनिटी मतलब एकता, अन्याय के खिलाफ एकता बना रखी थी लोगों ने। इस वजह से भी क्या हो रहा था, सभी लोग गांधी जी को मतलब सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। हिंदी मीडियम में समझ लीजिए। अन्यायपूर्ण कानूनों का प्रतिष्ठान, स्वतंत्रता की मांग, गांधी जी के नेतृत्व का अनुसरण, अन्याय के खिलाफ एकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइट योर व्यूज ऑन हाउ कल्चरल प्रोसेसेस हेल्प्ड इन क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंग इन इंडिया। 21वें का और वाला है, ठीक है, आप लोग समझ जाना यार, कभी कभी हम 21वां बोलते हैं और वाला लिखा हो तो आप लोग समझदार है, सभी समझ जाते हैं। राइट योर व्यूज, आपके व्यूज लिखिए, आपके क्या नजरिए हैं वो लिखिए। ऑन हाउ, कैसे, कल्चरल प्रोसेसेस हेल्प इन क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग इन इंडिया। अब भैया कल्चरल ग्रोथ होगी, मतलब जो हमारी कल्चर है, हमारी हमारा जो रहन सहन है, हमारी जो वेशभूषा है, या फिर अलग अलग प्रकार की वेशभूषाएं हैं, अगर वो सभी एकजुट हो जाती है, या फिर इससे क्या प्रभाव पड़ेगा बाकी लोगों पे, या फिर क्या इससे पॉजिटिव चीजें निकल के आएगी, इस तरीके से बताते हैं। ठीक है, हमारी जो संस्कृति है भारत में सांस्कृतिक प्रक्रियाओं ने सामूहिक संबंध की भावना कैसे बनाने में मदद की है। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि हमारी जो संस्कृति है उससे क्या क्या फायदे हो रहे हैं, देश को क्या क्या फायदे हो रहे हैं, देश के लोगों को क्या क्या फायदे हो रहे हैं। तो बहुत सारे फायदे हो रहे हैं यार, ताकि सभी लोग एक साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं। फेस्टिवल में सभी लोग यूनिटी बना के काम करते हैं। आर्ट और लिटरेचर में यूनिटी बनाते हैं। इसके अलावा लैंग्वेज और कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है। एक बार अच्छे से समझा देते हैं। डाइवर्सिटी सेलिब्रेशन, इंडियाज डाइवर्स ट्रेडिशंस क्रिएट अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। देखो डाइवर्स मतलब होता है फैला हुआ, डाइवर्स मतलब फैला हुआ, ठीक है। विविधता, जिसमें अलग अलग प्रकार की विविधता हो, जैसे कि 56 भोग हो गए, अलग अलग प्रकार के 56 भोग हो गए, तो ये क्या है, डाइवर्स है। कैसे डाइवर्स, अलग अलग प्रकार के, विभिन्न। तो अलग अलग प्रकार से सेलिब्रेशन आजकल हमारे इंडिया में होते हैं, और ये किसकी वजह से हो पाए हैं, कल्चरल ग्रोथ की वजह से हो पाए। हिंदू वाले अलग सेलिब्रेट करते हैं, मुसलमान अलग सेलिब्रेट करते हैं, सिख अलग करते हैं, ईसाई अलग करते हैं। लेकिन जब हम लोग देखते हैं तो हमें इन चीज़ों में भी मज़ा आने लगता है। क्यों आने लगता है? हम लोग देखते हैं हैप्पी न्यू ईयर, खासकर पहले क्या कौन मनाते थे? पहले जो अंग्रेज लोग थे, मतलब पहले जो ईसाई थे वो मनाते थे, लेकिन धीरे धीरे इंडियन मतलब जो हम लोग हिंदू मुस्लिम सब मनाने लग गए। तो ऐसे में क्या हो रहा है, हमारे डाइवर्सिटी सेलिब्रेशन हो रहा है, डाइवर्स सेलिब्रेशन हो रहा है। इंडियाज डाइवर्स सेलिब्रेशन ट्रेडिशन क्रिएट अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। संपूर्ण भारतीय पारंपरिक सामूहिक संबंध बनाने के लिए एक भावना पैदा करती है। क्या करती है? सेंस ऑफ बिलोंगिंग मतलब भावना पैदा करना, सेंस ऑफ बिलोंगिंग मतलब भावना पैदा करना। इसके अलावा फेस्टिवल्स यूनिट, कल्चरल फेस्टिवल ब्रिंग पीपल टुगेदर। कल्चरल फेस्टिवल्स, जो हमारे त्योहार होते हैं, कल्चरल फेस्टिवल होते हैं, सांस्कृतिक जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, उनसे क्या हो रहा है भैया, पीपल के बीच में, लोगों के बीच में क्या आ रहा है, एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, पीपल टुगेदर, एक साथ काम कर रहे हैं, यूनिटी में काम कर रहे हैं। तो फेस्टिवल भी अच्छे से सेलिब्रेट कर लेते हैं वो लोग। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या होगा? आर्ट एंड लिटरेचर, ठीक है, कला कौशल में भी यूनिटी दिखा रहे हैं आजकल लोगों, ठीक है। कल्चरल एक्सप्रेशन इन आर्ट एंड लिटरेचर प्रमोट यूनिटी इन डाइवर्सिटी। देखो होता क्या है, आज हमारा जो कल्चर है उसमें बहुत सारी कलाएं बनती है, बहुत सारी पेंटिंग्स होती है, अलग अलग भगवान, अलग अलग ईश्वर, जो भी आप जिनको भी जो लोग मानते हैं, उनसे क्या हो रहा है, आर्ट बन रहा है, लिटरेचर आ रहा है, अलग अलग उनकी पुस्तकें होती है। लिटरेचर मतलब जो हमारे ग्रंथ वगैरह हो गए, ये सभी लिटरेचर है। तो इसमें भी हमें यूनिटी देखने को मिलती है, ठीक है। खास करके एक पर्टिकुलर सेक्टर के, एक पर्टिकुलर रिलीजन में एक अलग एकता होती है, एक अलग रिलीजन में अलग एकता होती है। तो इससे भी बहुत फायदा होता है कल्चरल ग्रोथ में। तो आप लोग इस तरीके से समझ सकते हो। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, भैया बिल्कुल यार, अगर हमारी सबकी एक अगर हमारी सबकी एक लैंग्वेज होगी तो हम लोग कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से कर पाएंगे, हमारे विचार उनसे बहुत जल्दी मिल पाएंगे। जैसे दो हिंदू लोग हैं तो वो अच्छे से अपनी बातों को एक दूसरे से कर पाएंगे। लेकिन मान लो एक हिंदू है, एक जापानी है, तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आए बात करने में। भले एक दूसरे की भाषा वो समझते हैं, तब भी उनको एक अटपटा सा लगेगा। तो लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन में बहुत फायदा मिलता है अगर कल्चरल ग्रोथ होती है तो। भाषा और संवाद, कला और साहित्य में एकता, त्योहारों का मेल,
विविधता का जश्न, इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो। राइट टू what extent the step taken by the Indian government to increase foreign investment are appropriate. Right to what extent the step taken by Indian government to increase foreign investment are appropriate. भारत सरकार द्वारा विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए लिए गए कदमों की किस मात्रा में उपयुक्तता है, इस पर लिखिए। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा, बट क्वेश्चन में आपसे सिर्फ ये पूछा गया है कि व्हाट एक्सटेंड द स्टेप टेकन, मतलब कौन कौन सी स्टेप ली गई है बाय इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय सरकार द्वारा कौन कौन सी ऐसी स्टेप ली गई है ताकि भारत क्या कर सके, भारत फॉरेन में मतलब विदेशों में अपने इन्वेस्टमेंट कर सके, बढ़ा सके, अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सके। इससे फायदा क्या होगा भैया, कि विदेश में अगर हमारे इन्वेस्टमेंट रहेंगे तो फायदा बहुत सारी चीजों में है यार। हमारे भारत ग्रो करेगा, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। इसके अलावा सभी बहुत सारे लोगों को जॉब मिलेगी, एजुकेशन बढ़ेगी, ठीक है, हेल्थ केयर बढ़ेगा, बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा होगा। तो ये आपको इस तरीके से बताना है। तो क्या पूछा गया था, राइट व्हाट एक्सटेंड द स्टेप टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट, तो आपको स्टेप्स बतानी है, कौन कौन सी स्टेप ली गई थी, तो आपको ये बताना है। सिंप्लीफाइड रेगुलेशन, गवर्नमेंट एफर्ट्स टू सिंप्लीफाई रूल्स अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो गवर्नमेंट ने ना, देखो, जो विदेशी लोगों ने, जो विदेशी लोग हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट क्यों करेंगे, या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी भारत में, बाहर के लोग हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे। तो देखो, जब तक हमारे नियम, गवर्नमेंट क्या होते हैं, गवर्नमेंट आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट में बहुत सारे कागज पत्तर चलते हैं, आपको बहुत सारे, मतलब अगर हम छोटा सा काम करते हैं उसमें भी गवर्नमेंट के बहुत सारे नियम होते हैं कि आपको ऐसा करना पड़ेगा, इसकी फोटोकॉपी लानी पड़ेगी, उसकी फोटोकॉपी लानी पड़ेगी। लेकिन गवर्नमेंट ने जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, फॉरेन मतलब विदेशी इन्वेस्टमेंट की जब हम लोग बात करते हैं, तो वहां पे क्या करता है गवर्नमेंट जो है हमारी, उन्होंने नियम को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है ताकि जो विदेशी लोग हैं उनको दिक्कत ना आए हमारे भारत में इन्वेस्ट करने में। तो गवर्नमेंट एफर्ट्स टू सिंप्लीफाई रूल्स अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिए हैं, रूल्स को सिंप्लीफाई कर दिए ताकि किसको अट्रैक्ट कर सके, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को वो अट्रैक्ट कर सके। सेक्टर ओपननेस, allowing foreign investment in various sector promotes economical growth। तो अब एक दिक्कत और थी कि यार बहुत सारे सेक्टर ऐसे थे जिसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रही थी पहले। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए मान लो कि जैसे सिक्योरिटी, कोई सी सिक्योरिटी में, जो सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी से मतलब हमारे एक तरीके से बॉम्ब हो गए या फिर गन हो गई, बंदूक हो गई, है ना। तो इनमें जो बाहर के लोगों ने, विदेशी लोगों ने, वो इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती क्योंकि खतरा हो सकता है, हो सकता नहीं हो सकता है, वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो बोलेंगे कि हमारा इसमें अधिकार है, तो कल से कुछ भी हो सकता है। तो पहले बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स थी। लेकिन अब गवर्नमेंट ने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है, क्या कर दिया है, सिंप्लीफाई कर दिया कि अलग अलग सेक्टर में अब आप और अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें अभी भी चालू कर दिया गवर्नमेंट ने, लेकिन कुछ हद तक बहुत कम हद तक यहाँ पर भी चालू कर दिया गया है। और कुछ कुछ ऐसे सेक्टर्स थे जो पहले नहीं होते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने उनको भी चालू कर दिया कि वहां पर भी फॉरेन लोग जो हैं, विदेशी लोग जो हैं, वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सेक्टर्स को ओपन कर दिए, सेक्टर्स उनको अलग अलग सेक्टर उनको ओपन कर दिए। इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट, इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट अ फेवरेबल बिजनेस एनवायरमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब, इंफ्रास्ट्रक्चर जो हो गया हमारा, इसको हिंदी में बिल्कुल क्या बोलते हैं, बुनियादी सुधार। तो इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बुनियादी, एक तरीके से ये समझ सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर से आप लोग क्या समझते हो, बुनियादी तौर पे। तो जो जो चीज़ें हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चर होती थी, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर होता था, तो उन चीज़ों में क्या कर दिया है, उन चीज़ों में अगर बाहर के लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारे बिजनेस को बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। भारत के जो बिजनेसेस हैं बहुत सारे चल रहे हैं, उनको अच्छा एक इन्वायरमेंट मिलेगा, पैसा आता रहेगा, तो किसको बुरा लगता है, पैसे से पैसा बनता है बिजनेस में। ओके, सो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगे बाहर के लोग, तो हमारे देश, हमारे बिजनेसेस को और ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। इस तरीके से आप समझ सकते हो। बिजनेस फ्रेंडली इनिशिएटिव्स, improve ease to doing business signals commitment to attract global investors। तो भारत में अब जो बिजनेस का जो चल रहा है, तो बिजनेस बहुत फ्रेंडली हो चुके हैं, बहुत इजी कर दिया गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, बिजनेसेस को बहुत ज्यादा इजी कर दिया है, फ्रेंडली कर दिया है, इको फ्रेंडली कर दिया है, ठीक है। तो इनिशिएटिव्स लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है, स्टार्ट किया गवर्नमेंट ने इस चीज को। तो बिजनेस फ्रेंडली आजकल बना दिया गया है। इससे क्या होगा, बिजनेस फ्रेंडली से बिजनेसमैन बिजनेसमैन को अट्रैक्ट करता है, आपने सुना होगा, एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को अट्रैक्ट करेगा। तो हो सकता है कि हमारे जो बिजनेसमैन है वो
ग्लोबल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर लें कि हमारे भैया बिजनेस बहुत अच्छा है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट करो, आगे जाके हम लोग बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। इस तरीके से बिजनेस फ्रेंडली इनिशिएटिव कर दिया गया है। ग्लोबल पार्टनरशिप्स तो नाम से क्लियर है। ग्लोबल पार्टनरशिप्स मतलब विदेशी, ग्लोबल मतलब वैश्विक रूप पर पार्टनरशिप्स हो रही है। कैसे हो रही है पार्टनरशिप? क्योंकि भारत जो है वो फॉरेनर से अपील करता है कि आप हमारे यहाँ आइए और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करिए। आई बात समझ में? इस तरीके से सरलता नियम, ठीक है। सरकार के नियमों को सरल बनाने के प्रयास विदेशी निवेश को आकर्षित करते हैं। क्षेत्रीय खुलापन, विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी निवेशों की अनुमति आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करती है। बुनियादी सुधार, इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट, बुनियादी सुधारों में निवेश करना एक अनुकूल व्यापार पर्यावरण बनाता है। व्यापार मित्रानी सूचनाएं, व्यापार करने के लिए सरलता में सुधार वैश्विक निवेशों को आकर्षित करने का संकेत है। वैश्विक साझेदारियां, ठीक है, वैश्विक साझेदारियां, वैश्विक साझेदारियों में शामिल होना भारत को विदेशी निवेशों के लिए आकर्षक बनाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़िएगा, पॉज करिएगा, बहुत सिंपल है। ओके, सो ये चीज रहेगी, आप लोग लिख लिख कर भी देख लेना अगर आपको कहीं पर दिक्कत आए तो 20वां खत्म कर दिया, 21वां 20वें का और वाले पे मूव करते हैं। राइट विथ एग्जांपल व्हाट इज मीन बाय फॉरेन ट्रेड। ठीक है, विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हो? विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हो? देखो, विदेशी व्यापार जो होते हैं इसका मतलब होता है कि दो कंट्री के बीच में ट्रेड हो रही है। जब दो कंट्री के बीच में प्रोडक्ट्स, मतलब क्या होता है, गुड्स, गुड्स मतलब प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनका एक्सचेंज जब होता है दो कंट्रीज के बीच में तो उसे बोलते हैं फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड तो क्या लिखेंगे? फॉरेन ट्रेड्स रेफर टू द एक्सचेंज, एक्सचेंज मतलब आदान प्रदान, एक्सचेंज करना। किसका एक्सचेंज करना? गुड्स का। गुड्स मतलब, भैया गुड्स मतलब तो अच्छा होता है, नहीं, गुड्स मतलब होता है सामान। गुड्स मतलब सामान। आपने देखा होगा जो ट्रक होते हैं उसको भी लिखा होता है गुड्स करियर, गुड्स कैरियर, वेरी सॉरी, गुड्स कैरियर मतलब गुड्स को कैरी करने वाला। गुड्स मतलब सामान को कैरी करने वाला, गुड्स कैरियर। तो कैरियर, कैरी करना मतलब उठाना, एक तरीके से ले जाना। फॉरेन ट्रेड्स रेफर टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। तो जब दो अलग अलग कंट्री या फिर दो से अधिक कंट्रियों में एक दूसरे का जो एक्सचेंज है गुड्स का और सर्विसेज का होता है, तब उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं फॉरेन ट्रेड। डेफिनेशन याद हो गई सभी को, परिभाषा बहुत सरल है। एग्जाम्पल क्या हो गया भैया? उदाहरण तो बताओ। उदाहरण ये हो गया कि मान लो वेन मतलब होता है जब इंडिया एक्सपोर्ट करेगा सॉफ्टवेयर को टू द यूनाइटेड स्टेट, तो ये किसका एग्जाम्पल बन गया? फॉरेन ट्रेड का। अच्छा, एक और बात बताओ, अगर इंडिया, सॉरी इंडिया नहीं बोलेंगे, अगर मान लो एक आदमी है भारत का, वो वो दूसरे इंसान, मतलब वो जो दूसरा इंसान है वो भी भारत में रहता है, उसको कुछ सामान बेचता है, तो ये फॉरेन ट्रेड का एग्जांपल है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर दो कंट्रीज आना चाहिए। अगर एक आदमी भारत का दूसरी कंट्री में सामान बेचता है तो ये फॉरेन ट्रेड का एग्जांपल बन जाता है। तो व्हेन इंडिया एक्सपोर्ट सॉफ्टवेयर टू द यूनाइटेड स्टेट, एक्सपोर्ट करना मतलब देना। व्हेन इंडिया एक्सपोर्ट सॉफ्टवेयर टू द यूनाइटेड स्टेट, इंडिया किसके लिए जाना जाता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए जाना जाता है। तो जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स क्या करते हैं, यूनाइटेड स्टेट जो अमेरिका है हमारा, अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं सॉफ्टवेयर। एक्सपोर्ट करना मतलब देना। एक्सपोर्ट करेंगे तो ये किसका एग्जाम्पल बन जाएगा? फॉरेन ट्रेड का। तो इट इनके इंगेजेस इन फॉरेन ट्रेड्स। तो आप लोग इतना याद कर लेना, इतना ही बहुत है। ठीक है, उसके बाद और देख लो, चाइना इंपोर्ट। चाइना क्या करता है? इंपोर्ट करता है। कहाँ से इंपोर्ट करता है? स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया। इंडिया से इंपोर्ट करता है। मतलब चाइना क्या लेता है हमसे? चाइना हमसे स्पीसीज लेता है। स्पीसीज मतलब मसाले। तो चाइना क्या लेता है हमसे? मसाले लेता है। हमारा भारत सबसे ज़्यादा शायद मसालों की करता है इम्पोर्ट, सॉरी एक्सपोर्ट। तो चाइना जो है हमसे क्या लेता है? स्पीसीज लेता है। स्पीसीज मतलब मसाले। इट इज़ पार्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड। इट इज़ पार्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो ये किसका पार्ट हो गया? फॉरेन ट्रेड का। टाइप्स, टाइप्स मतलब प्रकार। फॉरेन ट्रेड्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू फोर एक्सपोर्ट्स, इनटू एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। तो फॉरेन ट्रेड को आप दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हो, एक होता है एक्सपोर्ट, एक होता है इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट करना मतलब सेलिंग गुड्स टू द अदर कंट्री, और इम्पोर्ट करना मतलब बाइंग गुड्स फ्रॉम द अदर कंट्री। आई बस समझे, बहुत ईजी है, पढ़ लेना आप लोग।
हिंदी मीडियम वाले परिभाषा कैसे याद रखेंगे? विदेशी व्यापार का तात्पर्य विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान से है। उदाहरण, जब भारत संयुक्त राज्य अमेरिका को सॉफ्टवेयर निर्यात करता है, यह विदेशी व्यापार में संलग्न होता है। अगर चीन भारत से मसालों का आयात करता है तो यह विदेशी व्यापार का हिस्सा है। ओके, इस तरीके से बता देना। तो आयात और निर्यात दो प्रकार होते हैं, प्रकार याद रख लोगे, आयात और निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। उसके बाद 19वां क्वेश्चन देख लो यार आप लोग। राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट इन योर ओन वर्ड। इंपॉर्टेंस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, हवाई परिवहन के महत्व बताओ। समझते हो क्या बोलते हैं एयर ट्रांसपोर्ट, समझते हो क्या होते हैं? ठीक है, तो क्या इसके फायदे हैं एयर ट्रांसपोर्ट के? हमारे नॉर्मल ट्रांसपोर्ट जैसे बस ट्रक जो होते हैं, ठीक है, कार वगैरह जो होती है, बाइक्स होती है, इनसे इनसे ज़्यादा अच्छा एयर ट्रांसपोर्ट क्यों है, इसके इंपॉर्टेंस आपको बताने। तो हमने 7 लिख दिए, वैसे 3 याद कर लेना, वैसे आप ज़्यादा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड कनेक्टिविटी, जल्दी से आप लोग पहुंच जाओगे। क्विक एंड एफिशिएंट ट्रेवल बिटवीन डिस्टेंट प्लेस, डिस्टेंट मतलब दूर, दूर जगहों पे क्या होता है भैया, दूर जगहों पे जल्दी आप लोग पहुंच सकते हो, दूर जगहों पे आप जल्दी पहुंच सकते हो, किसकी हेल्प से? किसकी हेल्प से? एयर ट्रांसपोर्ट की हेल्प से। ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी, मतलब क्या हो गया कि आप लोग कहीं पर भी एक्सेसिबल हो सकते हो। स्विफ्ट इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स, आई बात समझ में? स्विफ्ट इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स। इमरजेंसी रिस्पॉन्स, रैपिड डिलीवरी ऑफ रिलीफ एंड मेडिकल एड्स, मतलब क्या हुआ इसका कि आप लोग मतलब जो भी एयर ट्रांसपोर्ट से कहीं पर भी जाते हैं तो उनसे क्या होता है, इस चीज से एयर ट्रांसपोर्ट से क्या होता है, एयर ट्रांसपोर्ट से रिलीफ मतलब मदद, किसको मदद मिल सकती है? ऐसे लोगों को मदद मिल सकती है जिनको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब मेडिसिन हो गई, अगर इसकी ज़रूरत है और जल्दी से पहुंचाना है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम आता है हमारा एयर ट्रांसपोर्ट। उसके अलावा बिजनेस एंड ट्रेड, ये हो गया एक एग्जांपल कि बिजनेस और ट्रेड हो सकती है। टूरिज्म बूस्ट हो जाता है इससे, टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इसकी। कनेक्टिविटी टू रिमोट एरियाज, ठीक है, रिमोट मतलब दूर दूर एरिया से हम लोग जल्दी से जल्दी कनेक्टिविटी बना सकते हैं। तो ये है यार, आप लोग पढ़ लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। वैसे तो हमने 7 पॉइंट लिख दिए हैं, लेकिन आपको कोई से 3 से 4 पॉइंट करना है। ओके, ज़्यादा भी कर सकते हो। तो वीडियो को पॉज कर लिया करो कभी कभी, जब आपको लगे कि कुछ चीज़ें हमारी मिस हो रही है, हमको समझ में नहीं आ रही है, तो पॉज कर लेना, समझ में आ जाएगी। हिंदी में भी यहाँ पर है। ओके, चलो, काफ़ी देर से वीडियो बना रहे हैं तो हो सकता है कुछ कुछ चीज़ें हम लोग रिपीट कर दें, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हो जो कि हल्की सी इधर उधर चली जाए, तो हमें माफ़ करिएगा, क्योंकि हो जाता है कभी कभी। अब 19वें का और वाला हम लोग कर रहे हैं, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट इन योर ऑन। अच्छा, ये तो हो गया हमारा ना, ये हो गया। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ये जो पेजेस हैं ये डबल डबल हो जाते हैं, तो उसको हम लोग करेक्ट कर देंगे, कोई इश्यूज नहीं है उसमें। ठीक है, ये हो गया। ये कौन सा था हमारा? ये 19वां था, एयर ट्रांसपोर्ट। इसके बाद हमारा जो और वाला है 19 का और वाला, ये हमारा 19 का जो और वाला है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट इन योर ओन वर्ड, यहाँ पर क्या है? राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट इन योर ओन वर्ड। तो ये वही चीज़ें हैं, तो आप लोग देख लेना। फिर अगला वाला क्वेश्चन है हमारे पास 18वां, राइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेटराइट सॉइल। तो लेटराइट सॉइल जो होती है उसके 4 आपको कैरेक्टरिस्टिक लिखने, 4 फंक्शन लिखने हैं आपको। तो ये रेड कलर की होती है, हार्ड एंड सॉफ्ट होती है, हार्ड भी हो सकती है लाइक अ रॉक, एंड ड्राई एंड सॉफ्ट व्हेन वेट। तो जब ये गीली जब सूखी होती है तो कैसी होती है भैया? हार्ड होती है। लेकिन जब वो गीली हो जाती है तो कैसी हो जाती है? बहुत सॉफ्ट बन जाती है। तो ये इसका लेटराइट सॉइल का एक फायदा है, मतलब इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये लाल कलर की होती है लेटराइट सॉइल, ध्यान रखना। नॉट गुड फॉर प्लांट्स, ये प्लांट्स के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। फाउंड इन हॉट एंड रेनी प्लेसेस, ये बहुत गर्म जगह पे और बारिश वाली जगह पर पाई जाती है। तो ये 4 चीजें हैं, आप लोग पढ़ लेना। लाल रंग की होती है, सूखे पर कठिन, गीले में मुलायम होती है, कठोर बोल सकते हो। सूखे में कठोर, गीले में मुलायम होती है। पौधे के लिए अच्छा नहीं है ये, पौधों के लिए अच्छा नहीं है। गर्मी बारिश वाले स्थानों में प्रसार, गर्मी बारिश वाले स्थानों में प्रसार, वहीं पर इसका प्रचार प्रसार होता है भैया। 18वें का और देख लो, वाई रिसोर्स प्लानिंग नेसेसरी, राइट स्टेप ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग क्यों जरूरी है? रिसोर्सेज हमारे जो हैं, जो हमारी काम की चीजें हैं, रिसोर्सेज जिसको हम लोग बोलते हैं, उनकी प्लानिंग करना क्यों जरूरी है? सही तरीके से उनको यूज करना क्यों जरूरी है? ये पूछा जा रहा है आपसे।
तो काफ़ी सरल है यार, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको भी समझ में आना चाहिए कि भैया अगर रिसोर्स नहीं रहेगी तो क्या करेंगे, खाएंगे क्या, पिएंगे क्या। अरे ये बात समझ में आपको, तो रिसोर्सेज नेसेसरी हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। इसमें लिख देना कि स्मार्ट यूज़ करो उनका। अगर हमको रिसोर्स बचानी है तो क्या करना पड़ेगा, स्मार्ट यूज़ करना पड़ेगा। अगर मान लो जैसे पानी हमारे पास है, पानी को आप वेस्ट थोड़ी ना कर सकते हो, उसका सही यूज़ करो। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारी रिसोर्सेज है, कोयला हमारी रिसोर्सेज है, तो इनका सही यूज़ करो। मिनरल्स जो हो गए हमारे, स्मार्ट यूज़। उसके बाद कीप थिंग्स गोइंग, सपोर्ट्स डेवलपमेंट विथआउट हर्टिंग द प्लांट फॉर फ्यूचर जनरेशन। सपोर्ट्स डेवलपमेंट विथआउट हर्टिंग द प्लेनेट फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो आपको क्या करना है, डेवलपमेंट को सपोर्ट करना है, लेकिन हमारे नेचर जो है, हमारा जो प्लेनेट है, उसको हर्ट नहीं करना है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है। ठीक है, इस तरीके से डेवलपमेंट करो कि हमारा प्लेनेट जो है, मतलब हमारा जो ग्रह है, धरती है जो, वो हर्ट ना हो इस चीज़ों से, इन चीज़ों से हर्ट ना हो, इस तरीके से बताया जा रहा है। मनी मैटर्स, मेक द इकोनॉमी वर्क बेटर बाय यूजिंग रिसोर्सेज वेयर दे नीडेड। तो मेक द इकोनॉमी वर्क बेटर बाय यूजिंग रिसोर्सेज वेयर दे नीडेड। तो रिसोर्सेज कुछ इस तरीके से यूज करो कि आपका पैसा भी बने, साथ साथ हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको भी नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, उसके अलावा प्रोटेक्ट नेचर, प्रिवेंट यूजिंग टू मच ऑफ नेचर्स गिफ्ट। मतलब आप इसका नकारो, प्रिवेंट करो, मतलब इससे बचो। किस चीज से बचो, या फिर किस चीज से सिक्योर रहो, कि जब हमारा नेचुरल गिफ्ट है, जैसे कोयला हो गया, इसके अलावा केरोसिन, जो हमारे केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, जो कि मिलता है हमें, तो इसका बहुत सावधानी से यूज करना चाहिए, ताकि हमारा एनवायरनमेंट भी सेफ रहे और साथ साथ हमारे जो रिसोर्सेज है वो बचे रहें। ठीक है, नहीं तो पता चले कि कुछ सालों में ही हमारा पेट्रोल खत्म हो जाए। तो ये चीजें हैं, आ रही है समझ में आपको चीजें। तो इस चीज़ों इन तरीकों से आप लोग क्या कर सकते हो, अपने जो रिसोर्सेज हैं उनकी प्लानिंग कर सकते हो, उनको बचा सकते हो। इसके बाद एक और क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, स्टेप ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, क्या क्या स्टेप्स आपको लेनी चाहिए। तो चेक व्हाट्स देयर, सेट गोल्स, मेक अ प्लान, डू इट, कीप एन आई। चेक व्हाट्स देयर, लुक एट व्हाट रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन द प्लेस। सबसे पहले तो आप ये देखो कि कौन कौन सी रिसोर्सेज बची हुई है। ठीक है, बचने के बाद क्या देखोगे, सेट गोल्स, डिसाइड व्हाट यू वांट टू अचीव विद दिस रिसोर्सेज। फिर देखो कि आप क्या क्या जो रिसोर्सेज हमारे पास बची हुई है उनसे क्या क्या आप अचीव कर सकते हो, क्या क्या प्राप्त कर सकते हो। उसके बाद क्या करोगे, मेक अ प्लान। उसके बाद प्लानिंग करो कि किस तरीके से इनको आप यूज कर सकते हो, बेस्ट पॉसिबल वे में आप इनको यूज कर सकते हो। ओके, अब चलो यूज भी कर लिया, उसके बाद क्या करोगे, डू इट, पुट द प्लान इनटू द एक्शन। तो आपने प्लानिंग कर ली, प्लान के बाद उसको कर दो, क्या करो, उसके ऊपर एक्शन लो। प्लानिंग करने के बाद आप क्या करो, एक्शन लो। एक्शन लेने के बाद क्या करो भैया, अब उसके ऊपर आई बना के रखो। उसको हमेशा देखते रहो कि आपने जो किया है वो सही चल रहा है, नहीं चल रहा है, काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। इस तरीके से एक प्लानिंग हो गई, ये स्टेप बाय स्टेप रिसोर्स प्लानिंग हो गई हमारी। कैसे करोगे, सबसे पहले तो व्हाट इज देयर, हमारे पास क्या है, क्या आने के बाद क्या करोगे, क्या जैसे हमारे पास पेट्रोल है, उसके बाद सेट गोल्स, तो उसका सेट गोल कर लो कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं। उसके बाद प्लानिंग बनाओ कि किस तरीके से हम लोग इसको यूज करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, प्लानिंग बनाने के बाद उसको करके देखो, एक्शन लो उसके ऊपर। प्लानिंग बन गई, उसके बाद एक्शन लो भैया। एक्शन लेने के बाद उसको देखते रहो कि कहीं गलत गलत तो नहीं हो रहा है, मैनेज करो उसको अच्छे से। ये हो गया। ठीक है, ये सारे चीजें लिखी हुई है पॉइंट बाय पॉइंट, हिंदी मीडियम वाले के लिए। संसाधन योजना के कदम, संसाधनों का मूल्यांकन, लक्ष्यों का निर्धारण, योजना की रचना, क्रियान्वयन, उसके बाद मॉनिटर और समीक्षा। तो ये था यार, इस तरीके से आपके बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे हमने करवा दिए। अब अच्छे से इनको रिवाइज कर लो, वीडियो को अच्छे से एक बार और देखना चाहो तो देख लो, या फिर अपनी प्रैक्टिस करते रहो। पीडीएफ जो है एमपी बोर्ड एजुकेशन ऐप के ऊपर हमने प्रोवाइड कर दी है, वहाँ से अच्छे से पढ़ाई करो। सो ये था इस वीडियो में, बाकी करते हैं वीडियो को एंड।